हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो यानी किस तरीके से हम ह्यूमन के अंदर जो लिंग है उसकी जांच करते हैं और हम पता लगाते हैं कि जो बच्चा है या फिर जो पेट में जो यानी देखिए क्या होता है। आपको पता है कि अभी जो ह्यूमन हम मानव है, मानवों में दो तरीके के जो है मानव होते हैं, एक पुरुष और एक महिला स्त्री। तो आपने दोनों के शरीरों की बनावटों में भी अंतर होता है, आवाज़ में भी अंतर होता है और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, हर एक तरीके में उनके अंदर हार्मोन्स कुछ और होते हैं, हमारे अंदर के हार्मोन्स कुछ और होते हैं। यानी महिलाएँ जो हैं, जो गर्भ अवस्था में जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत तरीके से जो हमारी बातें होती हैं, एक महिला और पुरुष में विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्योंकि उन दोनों के वजह से आगे जो ये संसार है, वह चल पाता है। तो किस तरीके से इंसान में यानी अगर हम मानव में किस तरीके से एक महिला मतलब जन्म लेती है या एक पुरुष जन्म लेता है जब वह अपने जो अपनी माता की गर्भ में रहता है कोई शिशु, तो कैसे वो महिला बनेगी, और अगर वो शिशु कैसे वो महिला बनती है या फिर कैसे वो पुरुष बनता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण होते हैं और ये किसके ऊपर निर्भर करता है? क्या ये महिला के ऊपर निर्भर करता है कि जो आने वाला बच्चा है वह किस लिंग में होगा या फिर यह उस जो पिता है उस पर निर्भर करता है। तो इन सब बातों को समझने के लिए जो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज की जो चर्चा होगी वह इन्हीं बातों को लेकर होगी, ताकि ये चीज़ें जानकारी आपको मिले और साथ-साथ में यह जानकारी आप अपने जो परीक्षा में पूछी गई आपसे सवाल हैं, उनको सही करें और उसमें अपने अच्छे अंक जो है प्राप्त करें। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस विषय को लेकर जो हम चर्चा करने वाले हैं कि मानव में जो लिंग जो है वो कैसे बनता है या किस तरीके से हमें पता चलता है कि जो लिंग है वह पुरुष का होगा या जो स्त्री है या महिला है उसका होगा। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था देर आर 22 यानी मानव में 22 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं और इसमें एक जो पेयर होता है वो होता है हमारा लिंग क्रोमोसोम। यानी देखिए 22 जो होते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़े हमारे जो हैं क्रोमोसोम्स के होते हैं और उस 23 में से 22 जो जोड़े होते हैं या जो 22 जोड़ी होती हैं वो ऑटोसोम होती हैं। और उसमें से एक जो जोड़ा होता है वो होता है लिंग क्रोमोसोम। यानी वह एक जोड़ा जो 23 को जो पेयर हैं क्रोमोसोम के, यानी 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, तो टोटल कितने हुए? कुल मिला के 46 जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से 2 एक ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिंग को लेकर बात करते हैं। यानी उन्हीं की वजह से जो है किसी शिशु के अंदर जो लिंग आता है या जो भ्रूण है, जो हम बात करें fetus है या जो ज़ायगोट है, उसके अंदर जो लिंग है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से आता है। तो कौन-सा क्रोमोसोम महिला के लिए है, कौन-सा क्रोमोसोम पुरुष के लिए है, अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पुरुष में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी अलग होती है, जैसे XY द्वारा प्रस्थापित किया जाता है और महिला के लिंग की क्रोमोसोम समान होते हैं, जैसे XX। देखिए, अगर हमारे 2 क्रोमोसोम हैं, एक X है और एक Y है, तो पुरुष के लिए यानी मेल के लिए अगर मेल बनना है तो उसके लिए एक एक्स होना है और एक वाई होना है। अगर महिला या फीमेल बनना है या स्त्री का जो क्रोमोसोम है उसके लिए एक्स एक्स की ज़रूरत है। यानी एक्स एक्स की जोड़ी जो है वह महिला लिंग के लिए आएगी और वहीं एक्स वाई की जो जोड़ी है वह पुरुष लिंग के लिए आएगी। यानी वह मेल और फीमेल जो है एक्स और वाई के जो है कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पुरुष में गैमेट निर्माण के दौरान गैमेट का आधा हिस्सा एक्स क्रोमोसोम सम्मिलित करता है। यानी जब पुरुष में जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट के निर्माण के अनुसार जो एक्स क्रोमोसोम है जो सम्मिलित करता है, जबकि अन्य आधा वाई क्रोमोसोम सम्मिलित करता है। यानी जो गैमेट का जब निर्माण होगा तो आधा उसमें एक्स रखेगा और आधा जो है वाई रखेगा। तो इस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स एक लिंग की उत्पत्ति में जो है उत्पन्न करते हैं, उसमें जो है भाग लेते हैं। क्रोमोसोम सम्मिलित करता है। महिला में सभी गैमेट केवल एक प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक्स। तो महिला के अंदर जो सभी गैमेट होंगे, यानी जो गैमेट जो
लिंग को लेकर बात करेंगे उसमें से एक ही प्रकार के होंगे जो कि एक्स क्रोमोसोम है। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 23। 23 में से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम। 23 क्या होते हैं? 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और उसमें एक जो पेयर होता है, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो लिंग के लिए बताएगा सेक्स क्रोमोसोम। और बात करें महिला के लिए, महिला में वे कौन से दो क्रोमोसोम्स होंगे? एक्स और एक्स। और बात करें पुरुष के लिए तो उसके अंदर होता है एक्स और वाई। तो एक क्रोमोसोम जो है महिला के पास, तो देखिए एक पहले से ही रहता है। अगर मैं बात करूं महिला के पास एक्स रहता है, अब उससे पुरुष से अब पुरुष के पास होता है एक्स और वाई। अगर पुरुष से महिला को एक्स मिला तो जो संतान होगी वह जो है स्त्री जो है लिंग में होगी, यानी वह फीमेल होगी, महिला होगी। अगर पुरुष से महिला को वाई क्रोमोसोम मिला तो जो संतान होगी वो पुरुष होगी, यानी जो बच्चा होगा, जो संतान होगी वह जो है लड़का होगा। तो अब हमारी जो समाज है उसमें जो है अधिकांश अभी लोगों को जो है इतना ज़्यादा समझ नहीं है, या फिर हम बात करें इतनी ज़्यादा अभी जो है शिक्षा दर नहीं है कि वह यह समझ पाए कि जो पुरुष होता है, पुरुष के क्रोमोसोम्स के आधार पर जो संतान का उत्पत्ति होती है, जो संतान जन्म लेती है, उसका जो लिंग होगा वो पुरुष के क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्भर करता है, ना कि महिला के ऊपर। तो अगर हमारे जो रूढ़िवादी सोच है, अभी तो ये खत्म होने को आ गया है, लेकिन जो पहले रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी, अभी कहीं किसी हिस्से में बची है, वह आगे चलकर आप ही लोग शिक्षित होके इन्हीं सब रूढ़िवादी जो सोच है इनको नष्ट करेंगे। तो वहां पर कहा जाता है कि यह महिला के हाथ में होता है, महिला के हाथ में नहीं होता, यह पुरुष के हाथ में होता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है आएगा। जब एक पुरुष गीमेट या शुक्राणु जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अब बोला जा रहा है जब कोई पुरुष गीमेट या शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम होता है, एक अंडा को निश्चित करता है, यानी जो ओविया है उसको जब फर्टिलाइज करेगा, जो स्पर्म जो है ओवियम को फर्टिलाइज करेगा। देखिए जो स्पर्म होता है, ये जो शुक्राणु होता है, यह जो है मेल के पास होता है, वहीं जो ओवियम होता है यह फीमेल के पास होता है। तो ये जो स्पर्म होता है यह ओवा को फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइज के निषेचित कर देता है। तो अब ये जब निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है, तब यहाँ से जो है जाइगोट बनता है, और वह जाइगोट फिर धीरे धीरे एक जो भ्रूण है, यानी हम बात करें जो भ्रूण जो गर्भ में माता के गर्भ में भ्रूण रहता है, वह धीरे धीरे एक पूरे शरीर में बदलता है। जब एक शुक्राणु जिसमें वाई लिंक क्रोमोसोम होते हैं, यानी ऐसा शुक्राणु जिसमें वाई लिंक क्रोमोसोम होता है, एक अंडा को निश्चित करता है तो जाइगोट पुरुष में विकसित होता है। यानी जब ऐसा शुक्राणु जिसके अंदर वाई होगा, देखिए मैंने ये बताया महिला के पास एक्स रहेगा, अगर पुरुष से उसे जो पुरुष का जो जो स्पर्म होता है, अगर उससे उसको एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो एक्स पहले से ही है, एक्स मिल गया, तो जो जाइगोट है वो महिला में विकसित हो जाएगा, यह महिला में विकसित हो जाएगा। अब एक्स तो पहले से ही है महिला के पास, तो अगर पुरुष के जो स्पर्म है उसमें से जो शुक्राणु है उसमें से उन्हें वाई क्रोमोसोम मिला, तो ये अब एक्स और वाई जो है यह है मेल, यानी पुरुष में विकसित होगा। तो इस तरीके से जो विकास है पुरुष का या जो महिला का, यह विकास जो है निर्भरता करता है पुरुष के ऊपर। कभी कभी लिंग निर्धारण की पर्यावरणीय कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो क्या होता है कि जो लिंग होता है वह इन पर्यावरण के द्वारा भी जो है नियंत्रित किया जाता है। अब वह किन के अंदर नियंत्रित कर देते हैं पर्यावरण के द्वारा, वह भी हमें देखते हैं। कुछ सरीसृप जो हमारे सरीसृपों जो होते हैं, सर्पों, सरीसृपों का मतलब होता है रेप्टाइल्स में तापमान निर्धारित करता है कि निश्चित अंडा कौन से लिंग का होगा। तो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, याद रखना, ये हमारे पुरुष के केस में नहीं होता है, ये मानव के केस में नहीं होता है, ये रेप्टाइल्स के केस में होता है
कि यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी जो लिंग जो निर्धारित करने का जो काम होगा, ये कभी कभार किस पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करेगा। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर मैं बात करूँ तो तापमान, इसमें भी टेम्परेचर निर्भर करेगा कि जो तापमान है उसके आधार पर जो भ्रूण होगा या जो आगे जो अंडा है वह किस में होगा। तो यह हमारे जो है रेप्टाइल्स के केस में होता है। अगर हम वही बात करें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है? मधुमक्खी में एक अनिश्चित अंडा पैथोजेनिस जो होता है हमारा की प्रक्रिया द्वारा पुरुष ड्रोन में विकसित होता है। तो जो मधुमक्खी में जो एक अंडा है, इन हनी बी अनफर्टिलाइज, जो अनिश्चित अंडा है वो मेल के द्वारा, मेल के जो पैथ्रोनिस स्पर्म है उनके द्वारा जो है विकसित होता है। एक संतान पुरुष और एक महिला गेमेट यानी शुक्राणु और अंडा। एक संतान पुरुष जिसकी हम बात करें स्पर्म, और एक ओवम। तो इसमें से एक फीमेल का होगा और एक क्वीन और एक वर्कर का होगा। तो आपको पता है मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें एक क्वीन होती है। तो अभी हम देखते हैं कैसे होता है। संतान पुरुष और महिला गिमेट यानी शुक्राणु और अंडा के संघनन द्वारा विकसित होता है। तो यानी जो स्पर्म और ओवियम है उनके मिलन के की वजह से जो वह अंडा है वो विकसित होता है। वह महिला रानी या कामकरी होती है। पुरुष में हैप्लॉइड संख्या जो है क्रोमोसोम होती है। यानी पुरुष के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड संख्या जो क्रोमोसोम्स की होती है वह 16 है। और जो फीमेल है उसमें डिप्लॉइड की संख्या कितनी है, 32 है। और इसमें इसको क्या बोला जाता है, हैप्लोडिप्लॉइड। यानी अब देखिए हैप, अभी हैप का हैप और फिर डिप्लॉइड का डिप्लॉइड, तो हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिंग आधारण निर्धारण प्रणाली कहा जाता है। पुरुष माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो पुरुष किसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है, माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर जो लिंग, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, लिंग जो यहाँ पर बन रहा है, तो ये पुरुष, इसमें हैप्लॉइड जैसे पुरुष है उसके हैप्लॉइड की जो संख्या है वह 16 है, और महिला के जो हैप्लॉइड की जो संख्या है और डायप्लॉइड की संख्या है वो 32 है। तो इस हैप्लॉइड डायप्लॉइड को, इस तरीके के जो हमारा लिंग निर्धारण है इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। अब आता है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए के क्रमों में परिवर्तन का परिणाम होता है जिसके परिणाम स्वरूप जेनोटाइप और फेनोटाइप में जीव का परिवर्तन होता है। देखिए जो म्यूटेशन होता है यह एक जीवनधारी जितने भी हमारे प्राणी हैं उन सब के अंदर म्यूटेशन होता है। चाहे ये पेड़ पौधे हों, चाहे ये जो हमारे मनुष्य या जानवर हों, इन सब के अंदर म्यूटेशन कहीं ना कहीं होता है। और ये जो म्यूटेशन है यह डीएनए के अंदर होता है, क्योंकि डी जब म्यूटेशन होने लगता है तो ये जो डीएनए है उसमें जो है बदलाव आने लगते हैं। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। हमने कोविड-19 को देखा, तो जो कोविड-19 का जो वायरस था उसका डेल्टा वेरिएंट आया, अल्फा वेरिएंट आया, बीटा वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। तो ये जो वेरिएंट थे ये एक ही वायरस के थे, लेकिन इसमें हर बार जो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वह बदल रही थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया हो रही थी, यानी इनका जो डीएनए है उसमें चेंज आता है। तो म्यूटेशन डीएनए के क्रमों की परिवर्तन का परिणाम होता है, यानी डीएनए में जो सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे आपका जो डीएनए होता है वो इस तरीके से होता है। इसको और साफ तरीके से बनाते हैं।
तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, तो आपने एक जो है फ़िल्मों में भी देखा होगा, जो आप साइंस फ़िक्शन फ़िल्में होती हैं, जो विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। तो डीएनए में कोई बाहर से वायरस आया, डीएनए से तोड़ दिया और अपने आप को जोड़ लिया, फिर ऐसे ही वो डीएनए आगे जो है बनता चला गया। तो जो डीएनए में परिवर्तन की जो बात हो रही है, तो म्यूटेशन तब होगा जब डीएनए के क्रमों में परिवर्तन होगा और उसके परिणाम स्वरूप जो है अ, जेनोटाइप और फेनोटाइप में के जीव में परिवर्तन आते हैं। तो जो जीव हमारे जेनोटाइप और फेनोटाइप होते हैं, उनमें परिवर्तन आएगा। जो म्यूटेशन डीएनए में विविधता का कारण बनता है और डीएनए में जो विविधता का कारण है या वेरिएशन का कारण है, वह डीएनए के अंदर होता है। म्यूटेशन की वजह से डीएनए में विविधता का कारण बनता है, यानी डीएनए अलग-अलग प्रकार के जो बनते हैं, वह म्यूटेशन की वजह से होते हैं। क्रोमेटिड्स डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। हेलिक्स का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स होता है, वो हेलिक्स बनाते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हेलिक्स बोलते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाया, अभी देख लीजिए दोबारा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम हेलिक्स बोलते हैं। और ये जो हेलिक्स है, इसी की वजह से क्या आता है, ये जो है क्रोमोसोम्स जिसके अंदर क्रोमेटाइड्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। क्रोमेटिड्स को सुपर कॉइलिंग द्वारा क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो जो सुपर कॉइलिंग क्रोमेटिड्स की जो सुपर कूलिंग होती है, जो इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करा जाता है, तो ये जो है क्रोमेटिड्स बनाया जाता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन द जो है क्रोमोसोम्स। तो जो जीन्स हैं, वो कहाँ पर होंगे? वो क्रोमोसोम्स में जो है स्थित होंगे। तो याद रखना, जीन्स जो है क्रोमोसोम्स में स्थित होते हैं। और जीन क्या करते हैं? जीन हमारी जानकारी लेकर जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जानकारी है, वह लेकर चलते हैं। अब इसी में अगर जीन में म्यूटेशन हो गया, तो जो जानकारी एक से अगली पीढ़ी जानी थी, क्या पता उसमें कोई जानकारी नहीं जी जा पाए। जैसे क्या होता है कभी-कभार कि अगर आपने देखा होगा, कोई शिशु है, उसके साथ कोई बीमारी आ जाती है, बहुत रेयर ऐसी कोई डिज़ीज़ आती है, आपको देखने के लिए मिलता होगा, ऐसी कोई बीमारी आ गई और उसके साथ-साथ जो है वो बीमारी उसके जन्म के साथ आई। तो उससे क्या होता है कि उसके जो जीन हैं या जो कोई डीएनए है, जब उनका जब वह भ्रूण होगा या फिर वो ज़ाइगोट या जब वो निषेचन हुआ होगा, फर्टिलाइज़ हुआ होगा, तो उस समय जो डीएनए उसको जो पिता के रूप में जो पिता ने उसको डीएनए दिया या जो माता से जो उन्हें प्राप्त हुआ जो क्रोमोसोम्स, कहीं न कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर कहीं न कहीं वह म्यूटेट हो गया। और वह म्यूटेशन किसी भी दूसरे प्रभाव की वजह से भी हो सकता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्रोमोसोम्स में परिवर्तन आ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ जो है हमें आने वाले जो संतान है या आने वाला जो भी है, उस पे हमें देखने के लिए मिलता है। म्यूटेशन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जो हम चैप्टर है उसमें भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई पौधा लंबा ग्रोथ होता है, यानी वह कोई पौधा लंबा चलता है। अगर उसके जीन में हमने बदलाव किया और उसकी जो लंबाई वाले जो जीन है, उसको हमने रेप्लिकेट कर दिया छोटी जिस मानी छोटी लंबाई वाले जीन से, तो वह पौधा का जो अगला जो पौधा बनेगा, उसमें जो लंबाई है, वह नहीं आ पाएगी। तो ये सब जीन्स के ऊपर होता है, जो जीन आपके इन्फॉर्मेशन को लेकर चलते हैं, वहाँ से ये जो है प्रतिक्रिया जो होती है, वह वहाँ पर निर्भर करता है। तो जीन्स क्रोमोसोम्स में पर स्थित होते हैं। डीएनए में किसी खंड की हानि और प्राप्ति के परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम्स में परिवर्तन विकृतियों या विचलन में परिणामित होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन आया है, तो वह एबनॉर्मैलिटीज़ यानी नॉर्मल नहीं रहेगा, यानी उसमें विकृतियाँ आ सकती हैं, विचलन हो सकता है। तो इसीलिए देखा होगा कि बहुत बार देखते हैं कि कोई जो शिशु है, उसका हाथ जो है कहीं किसी शरीर के दूसरे भाग पे आ जाता है या फिर उनकी आँखें जो है थोड़े अलग तरीके से आती हैं, यानी वह एक नॉर्मल शिशु की तरह नहीं होता है। यह सब होता है म्यूटेशन की वजह से। और ये म्यूटेशन जो है कभी भी हो सकता है, ये माता के गर्भ में हो सकता है या पिता की तरफ से मिले हुए क्रोमोसोम्स में हो सकता है। तो म्यूटेशन जो है प्राकृतिक तौर पर हो जाता है, ये कंट्रोल में नहीं होता है। तो म्यूटेशन को जो है
इफ़ेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी-कभार जो एक्स-रे होता है वो म्यूटेशन को बदल देता है। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं, यूवी किरणें, वो है हमारे जो है पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, वह म्यूटेशन को बदल देती हैं। तो म्यूटेशन चेंज होने की वजह से एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं। डीएनए में एकल पेयर में किसी भी परिवर्तन से भी म्यूटेशन होता है। तो डीएनए में भी अगर सिंगल बेस पेयर हो सकता है, वो भी डीएनए में म्यूटेशन का बदलाव कर सकता है। जीव वंशानुक्रम की मूल कार्यात्मक इकाई है, यानी हेरिडिटी। यानी जीन क्या है? ये हेरिडिटी की एक मूल इकाई होती है। यानी जो हेरिडिटी है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जिस जो वंश चला आ रहा है, उसकी अगर मैं बात करूँ, एक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, जिसकी वजह से वो वंश आगे तक चल रहा है, उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रही हैं, वह है हमारा जीन। जीन विशेष डीएनए खंड से बने होते हैं, यानी जीन जो है विशेष डीएनए खंड से बने होते हैं, जो प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के कोड करने के लिए निर्देशक रूप में कार्य करता है। यानी ये क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कोड से बने हैं। यानी जीन, डीएनए जो है प्रोटीन से बने हैं, और ये प्रोटीन का एक स्पेशल कोड होता है, जो निर्देशक रूप में कार्य करता है, यानी वह एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर कार्य करता है। यही जीन जो है जानकारियाँ लेकर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो जो आपके शरीर में जो जानकारी है, यानी आपके अगर बाल लंबे हैं, तो या फिर आपके मान लीजिए आँखें अलग रंग की हैं, या फिर आपकी लंबाई ज़्यादा है घर में किसी और से, और घर में किसी और की लंबाई इतनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वज जो रहे होंगे, जो वो और लंबे रहे होंगे, तो उनका जीन आपके में आ गया है, क्योंकि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। एस बेंज़र 1962 ने जीन की आधुनिक परिभाषा दी थी। तो जो एस बेंज़र थे, उन्होंने 1962 में जो जीन है, उनकी परिभाषा दी। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। तो इन पे किन बातों को आपको ध्यान देना है? पहली बात तो ये कि महिला के लिए में कौन-सा क्रोमोसोम्स होगा? एक्स, वाई, ये होगा हमारा पुरुष में, मेल में, और महिला के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। और दूसरी बात, महिला के पास एक्स होता है, और ये वाई और जो एक्स होते हैं, ये महिला के पास होते हैं। और ये जो वाई और एक्स जो मिल रहा है, देखिए एक क्रोमोसोम्स महिला के पास होगा और एक जो है पुरुष से मिलेगा, तो यह पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि जो संतान होगी वह महिला होगी, या वह जो संतान होगी वह पुरुष होगी, या महिला होगी, या स्त्री होगी, वह हमारा जो है मेल पर निर्भर करता है। अब उसके साथ-साथ अब ये आपको पता चल गया, और आपको पता है कि एक पेयर क्रोमोसोम 23 पेयर में से एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है, वो हमारा सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग को मापने के लिए या लिंग को बताने के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें जीन की और डीएनए की, तो डीएनए और जो जीन होते हैं, इसमें हमारा किससे बने होते हैं? ये हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। और उसके साथ-साथ आपको पता होना चाहिए, जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो जीन होता है, यह हमारी इन्फॉर्मेशन को लेकर चलता है। तो जो भी जानकारी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाना है, जो हेरिडिटी है, उसमें जितनी भी जानकारियाँ होती हैं आपके शरीर को लेकर, तो या फिर आप जैसे बात करें कंप्यूटर सिस्टम, देखा है? कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू होता है, और उस सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है? कंप्यूटर की सारी जानकारी रखी रहती है। तो आपके शरीर की सारी जानकारी आपके डीएनए में रखी होती है, और ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर भी जीन के अंदर रखी होती है। तो अब आने वाली जो आगे की जो आधुनिक दुनिया होगी, तो कहा भी जाता है कि उसमें क्या होगा कि अब ये माँ-बापों पे, जो माँ-बाप हैं, उन पर निर्भर करेगा कि उनका बच्चा कैसा हो। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, या पढ़ने में बहुत अच्छा हो, या दिखने में बहुत अच्छा हो, तो वह उस तरीके से जो जीन हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं, यानी उन्हें म्यूटेट करा सकते हैं। यानी जो डीएनए है, उसको म्यूटेट कराकर वह अपने इच्छा अनुसार जो अपनी संतान है, उसको कर सकते हैं, यानी उसको पैदा कर सकते हैं। तो ये एक आगे की बात है, लेकिन जो हमारे संतान का निर्माण होता है, वो जीन पे डिपेंड करता है, डीएनए पे डिपेंड करता है, और उसका जो लिंग है, वो मेल पे डिपेंड करता है। तो ये सब जो बातें आपको पता होना चाहिए, आपकी जो परीक्षा है उसमें भी ये सब चीज़ें पूछी जाएँगी। बस आपको याद रखना है, जीन, डीएनए ये प्रोटीन होता है, और म्यूटेशन से क्या होता है? म्यूटेशन से एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं।
तो एक्सेप्शंस हो जाते हैं, तो ये म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वो कभी भी हो सकती है। ऐसी कोई निर्धारित नहीं होता है कि कुछ जो हमारे कुछ केसेस में ही म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन कभी भी हो सकता है। म्यूटेशन जो है एक नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आप ये है कि आप एक स्वस्थ जीवन जो है जीने की कोशिश करिए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, तो म्यूटेशन नहीं होता। तो आज के जो चैप्टर है उसमें हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी का जो मुलाकात आपसे करेंगे अगले नए विषय के साथ, अगले नए अध्याय के साथ, नई बातों के साथ। तब तक इन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अच्छे से समझिए, इन्हें याद रखिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा करिए। अब ये सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन करिए और इनको लगातार जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए। बाकी आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी। हम स जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।